नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के बयान की और उसके बाद सूबे में उसके बाद गरमाई सियासत की। साथ ही बात होगी मुख्यमंत्री धामी के कालाढूंगी में आयोजित राष्ट्रीय साहित्य एवं काव्य सम्मेलन अभिव्यंजना 5.0 में शिरकत की। साथ ही हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अभियान और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। और चलते चलते हम बात करेंगे, एक तरफ तेल और गैस के रास्तों पर तनाव, वहीं आम आदमी पर कितना पड़ रहा है दबाव। अब तो इन खबरों को हम आपको दिखाएंगे। तो अब चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली हम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा दौरे के दौरान विपक्ष और पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में दंगे, अराजकता और तुष्टीकरण का माहौल था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। ये रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा दौरे के दौरान विपक्ष और पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में दंगे, अराजकता और तुष्टीकरण का माहौल था, लेकिन अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास की योजनाएं बिना भेदभाव हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। गोंडा के कटरा और कन्नैलगंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 516 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों को लाभ वितरित किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2017 के पहले दंगाइयों और पेशेवर गुंडों के सामने सरकारें नतमस्तक हो जाती थी। त्योहारों और उत्सवों में बाधाएं खड़ी की जाती थी, लेकिन आज अगर कोई प्रदेश की शांति और उत्सव के रंग में भंग डालने की कोशिश करेगा तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, महीनों महीनों कर्फ्यू। असुरक्षा के वातावरण में न निवेश होता है, न विकास होता है। पहचान का संकट अलग से खड़ा होता है। नौजवान बेहाल होता है, किसान परेशान होता है, बहन और बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं और विकास में पिछड़े पायदान पर हमारी गिनती जब होती है तो सम्मान नहीं होता है। यही तो होता था यूपी में। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश पहचान के संकट, असुरक्षा और पिछड़ेपन से जूझ रहा था, लेकिन डबल इंजन सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में विकास योजनाएं तेजी से पहुंच रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अब सरकारी नौकरियों और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी पात्र लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवान भी बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी पा रहा है। निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, बल्कि गोंडा जैसे जिलों में भी उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 350 से 350 तहसीलें हैं, 825 विकास खंड हैं, 762 नगर निकाय हैं, 14,000 वार्ड हैं और बहनों और भाइयों 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। बिना रोक टोक के योजना का लाभ सबको मिल रहा है। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा।
अब कोई रंग में भंग डालने का काम नहीं कर सकता, पर्व और त्योहार में व्यवधान नहीं डाल सकता। और डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष देखा, उनके लिए गौरव का क्षण है। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने की अपील करते हुए विकास और सुशासन के लिए भाजपा सरकार के कार्यों को गिनाया। एक तरफ गोंडा में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार और राम मंदिर जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सीएम योगी के बयान पर तंज कसा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के संदेश आगामी राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर विकास, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक जागरूकता को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने एक तरफ जहां नैनीताल के कालाढूंगी में आयोजित राष्ट्रीय साहित्य एवं काव्य सम्मेलन अभिव्यंजना 5.0 में शिरकत की है और साहित्यकारों को समाज का सच्चा मार्गदर्शक भी बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ हवालबाग में खेत बचाओ अभियान के जरिए किसानों को मिट्टी, जल और कृषि भूमि के संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर विकास और सामाजिक जागरूकता को लेकर बड़ा संदेश दिया है। नैनीताल के कालाडूंगी में राष्ट्रीय साहित्य एवं काव्य सम्मेलन अभिव्यंजना 5.0 में मुख्यमंत्री ने साहित्यकारों और कवियों की भूमिका को समाज का मार्गदर्शक बताया। वहीं हवालबाग में खेत बचाओ अभियान के मंच से किसानों को मिट्टी, जल और कृषि भूमि संरक्षण का संकल्प दिलाते हुए खेती को लाभकारी बनाने के लिए सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। नैनीताल जिले के कालाडूंगी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय साहित्य एवं काव्य सम्मेलन अभिव्यंजना 5.0 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कवि केवल शब्दों के रचनाकार नहीं होते, बल्कि समाज के विचारक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य और कविता समाज को नई दिशा देने का, सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। काव्य सम्मेलन सीएम धामी का संदेश, कवि समाज के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत। साहित्य देता है नई दिशा, सकारात्मक बदलाव का माध्यम है कविता। साथियों, कवि केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते, बल्कि वो समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं, क्योंकि कवि की रचनाएं समाज को दर्पण दिखाने का काम करती हैं। जब समाज उलझनों में घिरता है, तब कवि अपनी लेखनी से न केवल समाज को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास भी करते हैं। इतिहास साक्षी है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन को भी तभी गति मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने और अपनी रचनाओं से देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया कि वो सभी भाग लें। आज ऐसे ही विशिष्ट कवियों का समुच्चय आज इस देवभूमि में, यहाँ पर भी हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, जिनकी बाड़ी में विरह है तो प्रेम भी है, विद्रोह है तो देशभक्ति भी है, हास्य है तो भक्ति भी है। साथियों, एक और जहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने अपनी लेखनी और विशिष्ट प्रस्तुति शैली के माध्यम से कविताओं को नई पहचान दी है, और क्या कहना, सच में मैं तो इनका वैसे तो हमेशा एक भाई के जैसा हम लोगों का आपस में प्रेम है, लेकिन जब मैंने इनकी कथा सुनी, सच में मेरी इनकी श्रद्धा हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब समाज समस्याओं और जटिल परिस्थितियों में उलझता है, तभी कवि अपनी लेखनी के माध्यम से नई राह दिखाने का कार्य करता है।
उन्होंने अभिव्यंजना 5.0 को विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बताया। इसके बाद हवालबाग में आयोजित राज्य स्तरीय खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि भूमि, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़कर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसके साथ ही डॉक्टर हरिओम पवार की ओजस्वी कविताएं आप सबने सुनी होंगी और अभी यहाँ सुनने का अवसर भी मिलेगा, जिसमें राष्ट्रभक्ति और जन चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है और हर श्रोता को एक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सभी ने कविताओं को विशिष्ट मंचों से निकालकर जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी को, आप देख रहे होंगे, एक अच्छी बात है कि कुमार भाई हर साल 5 ऐसे नए कवियों को सम्मानित करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि एक समय था थोड़ा सा लोग इससे थोड़ा सा दूर हो रहे थे कुमार भाई, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो पुराना समय, ये कवि सम्मेलन करना, कवि सम्मेलनों में हमारे युवाओं का भाग लेना, नई पीढ़ी बहुत तेजी से आज आ रही है। ये हमारे लिए बहुत एक अच्छे संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और टिकाऊ कृषि व्यवस्था छोड़ना हम सबका दायित्व है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। साथ ही वैज्ञानिक खेती, मिट्टी परीक्षण और जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया। धामी सरकार की किसान हितैषी पहल कि किसानों की आय बढ़ाने को 200 करोड़ का प्रावधान, मिट्टी परीक्षण पर जोर, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा, जल संरक्षण और संतुलित उपयोग, जलवायु के अनुरूप फसल चयन की सलाह। साहित्य के माध्यम से सामाजिक चेतना और खेती के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में सांस्कृतिक विकास और कृषि उन्नति दोनों सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। एक तरफ जहां सूबे की सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बचाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रही है, वहीं कानपुर के सरकारी परिसर में नियमों को ताक पर रखकर पेड़ की बलि चढ़ा दी गई। मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि इसकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एनओसी के लिए बरगद की बलि, कानपुर में सरकारी संपत्ति पर बड़ा सवाल। बरगद कटा, क्वार्टर ढहे, आखिर किसने दी अनुमति? हरियाली की बलि का कौन जिम्मेदार? सरकारी संपत्ति विवाद में बरगद कुर्बान, सरकारी संपत्ति को नुकसान, सिस्टम ने ली बरगद की जान। विकास की कीमत कब तक चुकाएंगे पेड़ बेजुबान? जांच के घेरे में पूरा मामला, मुख्यमंत्री लेंगे संज्ञान। सरकारी जमीन, सरकारी क्वार्टर और सैकड़ों साल पुराना बरगद। कानपुर में एक एनओसी की जंग ने अब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज परिसर में पहले सरकारी क्वार्टर ढाए गए और फिर उस बरगद को भी काट दिया गया जो वर्षों से इस परिसर की पहचान था। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की तैयारी है। सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर सरकारी संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया और क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? मजदूरों के क्वार्टर यहाँ पे इन्होंने किसके कहने पे, मुझसे अनुमति नहीं ली इन्होंने। यहाँ मजदूरों के इन्होंने मकान यहाँ पे बना रखे रहने के, ये जो बिल्डिंग बना रहा है, तो ये बेसिकली एक भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है ना। पहले हाँ कार्डल जी मेरे अंडर में आता, हमारे जो भूत राजस्व रजिस्टर है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। कार्डल जी हमारा हिस्सा, वो कैसे है हमारे हिस्से में भूभाग पे कब्जा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री को लेटर दे आया हूँ। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दे आया हूँ, ठीक है ना। तो ये आप तत्काल FIR लॉन्च करिए कि संबंधित अधिकारी, क्योंकि तीनों के नाम से, तीनों, हाँ मैं लिख के दे रहा हूँ अभी आपको, और ये हमारी सारी टीम मौजूद है। सूबे में जहां एक तरफ प्रदेश सरकार जहां हरियाली बचाने और वृक्ष संरक्षण के लिए बड़े अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर में मेडिकल कॉलेज की जमीन पर सरकार के सपने को पलीता लगाया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ नहीं बच पाया। NOC की जंग में सरकारी क्वार्टर ढह गए, बरगद का पेड़ काट दिया गया और अब मामला मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा है। सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर सरकारी संपत्ति और पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के GSPM मेडिकल कॉलेज और LPS हृदय रोग संस्थान के बीच जमीन का विवाद एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंचा जहां पेड़ तक की बलि लेने से सिस्टम पीछे नहीं हटा। आरोप है कि संस्थान की इमारत को NOC दिलाने की कवायद में सरकारी परिसर के 4 खाली सर्वेंट क्वार्टरों को तोड़ दिया गया और परिसर की पहचान माने जाने वाले सैकड़ों साल पुराने बरगद के पेड़ की बलि ले ली गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि बरगद का यह विशाल वृक्ष कई पीढ़ियों का गवाह था, लेकिन NOC की राह आसान बनाने के लिए उसे काट दिया गया। इतना ही नहीं, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, इससे पूरे परिसर में नाराजगी। हाँ, आपका क्या नाम है? विनोद। आप किस पद पे हैं? सर कुक के पद में। कहाँ पे? हैलेट हॉस्पिटल में। ये यहाँ पे पहले क्या था? सर्वेंट क्वार्टर था सर। किसका था ये? इसमें कर्मचारी रहते हैं सर। कर्मचारी रहते थे, तो ये हैलेट अस्पताल की थे? जी साहब। ठीक है ना। तो ये कब गिराया गया? होगा 3-4 दिन, ये कम से कम 1 हफ्ते होंगे। 1 हफ्ते गिराया। किन के द्वारा गिराया गया? कोई लोग आए थे गिराने के लिए? आपके सामने गिर रहा था? जब आप आए तो यहाँ के लोग कहाँ गए जो इसमें थे? इसमें सर तो एक रहती रानी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला ने पूरे मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर बने क्वार्टरों को तोड़े जाने और वृक्ष कटान की जांच कराई जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की तैयारी में है। साथ ही वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों से भी जांच कराने की मांग की जाएगी। सवाल सिर्फ एक बरगद का पेड़ का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसके आगे सरकारी संपत्ति और पर्यावरण दोनों पौने नजर आए। अगर NOC की राह आसान बनाने के लिए सचमुच सैकड़ों साल पुराने बरगद की बलि दी गई तो इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? सरकारी क्वार्टरों को तोड़ने की अनुमति किसने दी? क्या नियमों को ताक पर रखकर ये सब किया गया? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबके रह जाएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब का अभी इंतजार बाकी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट का संकट आज भारत के करोड़ों लोगों की जेब और घरों की रसोई में महसूस किया जा रहा है। वहां तेल और गैस के रास्तों पर तनाव है तो यहां आम आदमी के बजट पर दबाव है। वहां युद्ध और अस्थिरता की खबरें हैं तो यहां पर महंगाई और बढ़ते खर्चों की चिंता है। एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। पेट्रोल डीजल पहले से ही जेब पर भारी है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लगातार महंगा हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार में मची उथल पुथल की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 3 महीने के भीतर ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। सरकार का कहना है कि भारत में आज भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले रसोई गैस सस्ती है। सरकारी दावों के मुताबिक एक सिलेंडर की सप्लाई लागत 1600 रुपए से अधिक पहुंच चुकी है और हर सिलेंडर पर भारी अंडर रिकवरी हो रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों के लिए सवाल वैश्विक बाजार का नहीं, बल्कि घर का बिगड़ता बजट है। के न्यूज इंडिया की टीम जब सड़कों पर उतरी तो तस्वीर सरकारी दावों और जनता की परेशानियों के बीच झूलती नजर आई। लखनऊ में लोगों ने कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने घरेलू खर्चों का गणित बिगाड़ दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे छोटे व्यापारियों और होटल रेस्टोरेंट संचालकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जैसा कि हमें पता है, पेट्रोल में, डीजल में और गैस में इन सब में बढ़ोतरी हुई है, मगर आदमी के पास आमदनी कम होती जा रही है, चीजों में बढ़ोतरी बराबर होती जा रही है। सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये तो सभी को पता है कि वॉर का टाइम है, थोड़ी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब ये उनके लिए मैनेजेबल है जो पहले से ही जिनके यहाँ पे जॉब है, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी फेयर ऑप्शन नहीं है। और जो भी उनके 200 रुपए कमाई है, अगर 20 रुपए की वृद्धि हो रही है तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। व्यापारी जो है, व्यापारी का जो नुकसान हो रहा है वो बेसिकली व्यापारी का नहीं है, वो आम जनता का है। क्योंकि जो व्यापार, जो जितना आदमी व्यापारी है, जब उसने 1000 रुपए रेट बढ़ा है तो उसने खाने की कीमतें बढ़ा दी। जैसे मार्केट में बॉयल अंडा 6 रुपए 7 रुपए का मिलता था, वो 12 रुपए का मिल रहा है। खाने का जो रोल वगैरह, कबाब रोल और ये सब चीजें जो 25 रुपए 20 रुपए की मिलती थी, वो 40 रुपए की मिल रही है। कन्नौज में लोगों का दर्द साफ झलकता दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि आमदनी वही है, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। कभी 300 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर अब 1000 रुपए के करीब पहुंच गया है। तो हम लोग तो पहले कांग्रेस सरकार में 300 का मिलता था, 350 का मिलता था। अब वो 1000 2000 का मिल रहा, तो हम लोग कहाँ से ले पाएंगे? 20 साल में तो इतनी महंगाई कर दी है। मोदी जी कहते हमारा कोई है नहीं, योगी जी भी कहते हमारा कोई नहीं है, तो फिर महंगाई किस लिए कर रहे हैं? महंगाई रोको ना, तो जनता के, गरीब जनता के लिए हो, तुम हिंदुओं के लिए हो, हिंदुओं के लिए तुम करो। हाँ, सब पे बढ़ता है, वो तो पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है। इनकम की अगर बात करें, लेकिन सरकार भी क्या करे, उसको हर चीज देखना है, जनता को भी समझना है ना, सब तालमेल मिला के चलना है। तो ये लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में घर का बजट कैसे रहता है? ये नहीं है, घर का बजट तो गड़बड़ाता ही है। कासगंज में भी कुछ लोगों ने वैश्विक परिस्थितियों को बढ़ोतरी की वजह माना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बढ़ती कीमतों का सीधा असर रसोई और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ रहा है। अरे सर, इसमें तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है और इसमें घाटा ही घाटा है। इसमें परेशानी बहुत है। 30 रुपए बढ़ गए, इसमें आगे कैसे गुजारा होगा? क्या मांग करते हैं सरकार? सर ये कहते हैं कि हमारी ये कम हो। संतोष कुमार साहू। संतोष कुमार जी, जो आज से घरेलू सिलेंडर जो दाम बढ़े हुए हैं 27 रुपए, क्या कहेंगे इसको लेकर? इससे बढ़ के घरों का बजट खराब होगा, परेशानियां होंगी। नए थोड़े दिन के बढ़ने से ही परेशानियां और बढ़ जाती हैं। रूपाली, जो आज से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँ, खर्चे इतने हैं, क्या करा जाए। घर में मतलब किचन का सामान चलाना पड़ता है और सिलेंडर वगैरह मतलब दिक्कत होती है। वहीं बुलंदशहर और कानपुर में भी जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संकट को जिम्मेदार बताया, तो कुछ ने महंगाई को लेकर गहरी चिंता जताई। कॉमर्शियल सिलेंडर पे तो जी 1000 रुपए बढ़े सीधे, घरेलू पे अब 29 रुपए और बढ़ गए। बीच में भी कॉमर्शियल पे भी 39 रुपए के आसपास शायद बढ़े थे। और परेशानी तो है, व्यापार में भी परेशानी है और घर पे भी बहुत परेशानी हो रही है। देखो, महंगाई है, डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं, तो थोड़ा जनता को समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है। भैया देखिए, सरकार पता नहीं क्या कर रही है और 29 रुपए बढ़ गए सिलेंडर में।
और घर में सैलरी उतनी ही आ रही है कि सैलरी बढ़ रही हो तो भी ठीक है, सैलरी उतनी ही है और प्रतिदिन रेट बढ़ते चले जा रहे हैं हर चीज के, तो कैसे हम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम महिलाओं को। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि पहले सिलेंडर हम 1050 का लेते थे, फिर उसके बाद 29 रुपये सरकार ने बढ़ा दिए हैं, तो ये बढ़ोतरी हम लोग की जेब से जा रही है, तो इसका सरकार को कुछ सोचना चाहिए हम लोगों के लिए। इस पर ये राय सरकार हम लोग के बारे में उस हिसाब से कुछ सोच ही नहीं पा रही है, और जो है आर्थिक मंदी के चक्कर में हम लोग का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है। उसके चक्कर से ये 29 रुपये और बढ़े हैं, तो उसमें और हम लोग को दिक्कतें आएंगी आगे जो है, और बच्चों की फ़ीस है और भी खर्चे हैं तमाम घरेलू में, तो दिक्कत आएगी। महंगाई का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम छोटे व्यापारियों, ढाबा संचालकों और होटल कारोबारियों की लागत बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब ईंधन महंगा होता है तो उसका असर परिवहन से लेकर खाद्य पदार्थों तक हर क्षेत्र पर दिखाई दे। विपक्ष लगातार चेतावनी दे रहा है कि यदि ऊर्जा संकट और गहराया तो देश में महंगाई की लहर आ सकती है। वहीं सरकार का भरोसा है कि हालात सामान्य होने पर कीमतों पर दबाव कम होगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ती कीमतों के इस दौर में राहत आखिर कब मिलेगी। मिडिल ईस्ट का संकट हजारों किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन उसकी तपिश भारत की रसोई में महसूस की जा रही है। सरकार वैश्विक हालात का हवाला दे रही है, विपक्ष आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा दबाव उस आम परिवार पर है जो हर महीने सीमित आय में अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है। गैस सिलेंडर पर बढ़े 29 रुपए शायद आंकड़ों में छोटे लगे, लेकिन जब हर मोर्चे पर खर्च बढ़ रहा हो तो यही 29 रुपए करोड़ों परिवारों की चिंता को और बढ़ा देते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का